गुड इवनिंग एवरीवन। अब आपके सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप पढ़ते पढ़ते लगभग बोर हो जाते हो, सारे दिन कितने पढ़ें कितना पढ़ें। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने एक चीज़, या आप समझ सकते हो कि भाई एक मेथड अपनाया है। अब आपके जितने भी आगे एनडीए के जितने मैं कंसेप्ट कराऊंगा ना, सब में छोटे से ट्रिक लगाऊंगा। वो ट्रिक हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगे या आपने पहले भी पढ़ी हुई हो, बट मैं सोचता हूँ कि आपके लिए वो नहीं होगी, तो मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो अब हम बोरिंग चीज से दूर चलते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, जो भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपकी एक ट्रिक जरूर लगाऊंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन छोटी सी ट्रिक से कैसे हो सकता है। तो क्वेश्चन अधिकतर एनडीए के ऐसे मिलेंगे तो ट्रिक से हो जाएंगे आपके। क्लियर है? हाँ भाई ये ट्रिक से हम जेई मेंस आईआईटी लेवल तक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट और अच्छे तरीके से सेट करके होते हैं। उनके लिए आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का हर एक का मार्क्स 4 मार्क्स भी होता है। और आईआईटी जेई नाम है उसका, इंजीनियरिंग नाम है उसका। क्लियर है? तो अब आपको अगर 120 क्वेश्चन तक पहुंचना है तो उसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इजी कर देते हैं वो रास्ता इजी करने के लिए ट्रिक्स यूज करते हैं। उन 100 ट्रिक्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर उन 100 ट्रिक्स के बेस पे आप पहले अपना कंसेप्ट लगा के सोल्व करो, कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए भाई कैसे सोल्व हो रहा है। अगर आपको ट्रिक याद है तो वो भी लगा के काम कर सकते हो, वो आपका टाइम बचाएगी। ट्रिक्स याद कैसे होंगी? ट्रिक्स याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने कैसे करोगे? ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो आपकी जो एनडीए की पाथफाइंडर बुक होती है उसको अधिकतर सोल्व करें आप सारी की सारी। क्लियर है? ओके, तो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपना। मैं पहला टॉपिक उठाता हूं, अपना कंसेप्ट नंबर 15 होगा। कंसेप्ट नंबर 15 में उठाता हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। क्वेश्चन आता है, जैसे बोल देता है फाइंड का छोड़ो, जैसे लिखो हाउ मेनी डायगोनल्स are drawn in a heptagon. हेप्टागन मतलब 7 साइड्स। तो डायगोनल्स कितने बनते हैं? आप सभी यूज करते हो, डायरेक्ट क्या करते हो कि भाई अगर आप किसी भी n साइडेड पॉलीगन की बात करते हैं, n साइडेड पॉलीगन की, तो आप लिखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे? nc2 माइनस n। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपके क्वेश्चन। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं सोल्व करता हूं तो आपका वैल्यू बनती है n माइनस n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये आपका सोल्व होकर बनता है। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से ये आप इजीली इसको यूज ना करें, आप डायरेक्ट इसका यूज करें। ठीक है ना? पता है आपको कई बार ऐसे देखा कि हाँ भाई किसी भी एक ज्योमेट्री में 44 डायगोनल्स बन रहे 44। ठीक है? तो 44 डायगोनल्स बन रहे हैं, तो उनमें पूछेगा भाई उसकी नंबर ऑफ साइड क्या होंगी, उस ज्योमेट्री की साइड क्या होंगी, कौन सा गन होगा, मतलब किस टाइप का पॉलीगन होगा, कितने साइड होंगे उसके। क्लियर है? तो अगर आप 44 लिखोगे तो मतलब कि आपकी n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 44। अब यहाँ से आपको इजीली सोल्व कर सकते हैं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे 88 लिख सकते हो। इसको क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। अपने फैक्टर वगैरह करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, पापा फोन आ रहा, अभी कहाँ है पापा? फोन की बात करें अभी कर ले, मैं बार बार मुझे बता दो।
अच्छा जी, आपका नेक्स्ट कंसेप्ट अब आता है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नेक्स्ट कंसेप्ट, थोड़ा जल्दी चलते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए। आपको उतारने में थोड़ा टाइम चाहिए, हाँ भाई उतार लेना, तो आप स्टॉप करके उतार सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर आप कंसेप्ट नंबर 16 लिख लो, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको गिवन होगी a + b + c, अगर 0 है आपका यहाँ पे गिवन आपको मिल रहा है, ऐसे कैसे। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, वन से मान लेता हूँ 2x² + -x - 1 = 0, तो a आपका 2, b आपका -1, c आपका -1, इनको ऐड करो तो 0 बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट रूट आपको याद होना चाहिए 1, c/a, ये याद होना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं इन चीजों को, क्लियर ना। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट रूट क्या हो जाएंगे आपके 1, c/a। अगर यहीं पे ही, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहीं पे अगर हो ax² + bx² + c हो, और आपको एग्जांपल में a - b + c अगर 0 यहाँ पे ये दे रखा हो, अगर यहाँ पे ये बन रहा हो कि a - b + c 0 बन रहा है, तो आपके डायरेक्ट रूट क्या हो जाएंगे -1, c/a, याद रख सकते हो चीजों को, क्लियर है ना। जैसे कैसे, जैसे आपकी ये इक्वेशन होगी, इसका रूट क्या होना चाहिए 1, -1/2, मतलब कि c/a। कंपेयर करो इससे, a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1, तो अगर a + b + c कर दो तो 2 - 1 - 1 कितना होगा 0 हो गया। मतलब कि अगर ये इसमें फॉलो हो रही है तो इसके रूट क्या होना चाहिए 1, c/a, मतलब कि 1 मतलब एक 1 और इसका रूट होगा c/a, मतलब -1/2, मतलब कि c/a -1/2, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से निकाल भी सकते हो इसके रूट क्या आ रहे होंगे, निकाल सकते हो इसके रूट। देखो इसके रूट निकालने तो क्या करोगे आप, इसके फैक्टर भी कर सकते हो, 2x² फैक्टर हो रहे हैं इसके, हो जाएंगे फैक्टर, माइनस का 2x है और प्लस का x - 1, तो यहाँ से अगर 2x कॉमन निकले तो क्या बनता है 1 - x - 1, और यहाँ से प्लस का 1 x - 1, तो एक तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके निकालो तो -1/2 आ रही है। बल्कि मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू 1, एक तो 1 रूट होगा आपका और एक c/a, मतलब कि c होगा 1/2 भी एक रूट होगा -1/2, डायरेक्ट याद रख सकते हो इन चीजों को, क्लियर है ना। तो ये कंडीशन हो रही है, अगर a + b + c 0 बन रहा है तो फिर ये 1, c/a, अगर a - b + c 0 बन रहा है तो उसका रूट -1, c/a आएगा, डायरेक्ट याद रख सकते हो, सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपकी टाइम की बचत करेगा चीज, ये छोटी छोटी चीजें याद में रख सकते हो उनको, क्लियर है। तो ट्रिक को याद रखें, क्लियर। नेक्स्ट अब ट्रिक ही चलेंगे, सारे कंसेप्ट आपको बोर बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 17, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे बोलते हैं कि y = x + छोड़ो ऐसे कुछ नहीं, आपसे पूछेगा कि आपका x = कुछ भी दे दिया, जैसे a प्लस में √a प्लस में √a प्लस में √a, मतलब प्लस में इनफाइनाइट तक आ जाता है। तो कई बार सोल्व वगैरह नहीं होता आपके डायरेक्ट वगैरह, तो क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन मिलता है आपको जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस h हो जाए इनफिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी ये आपको निकालनी है, ये कैसे निकलेगी वैल्यू। तो इसको अगर सोल्व करना हो तो डायरेक्ट आपका मेथड क्या, पहले तो क्वाड्रेटिक वगैरह लगाओगे इसके अंदर की x प्लस, ये भी आपका पूरा x ही होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट तक, तो ये भी अगर आपका पूरा x है तो ये भी आपका पूरा x ही होगा, तो ये मैं इसको मान सकता हूँ 6 + x, तो दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो x² = 6 + x हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो x² - x -6 = 0, तो फैक्टर क्या बनेगा माइनस का 3x प्लस का 2x -6 = 0, क्या बनेगा x, तो मतलब x - 3 प्लस का 2 x - 3, तो आपका एक x + 2 फैक्टर होगा, एक x - 3 फैक्टर, मतलब x की वैल्यू तो 3 आ गई और x की वैल्यू -2, और आपको पता है x की वैल्यू -2 कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती,
देखो बाहर भी नहीं आती और अंदर भी नहीं रहती कभी भी, तो x की वैल्यू 3 ही आएगी, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इस पूरे का सोल्व करके 3 आएगा आंसर। क्लियर है? ओके, बट इसके लिए मैं एक ट्रिक लगा देता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट बोल सकते हो या महा शॉर्टकट, जो भी आप नाम देना चाहो। उसका सीधा सीधा अगर x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस √4a प्लस 1 डिवाइड बाई, अब ए यहाँ पे जो भी आपके अंदर होगा, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखो क्या बचता है आपको, 1 प्लस √4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 6, यहाँ पे ए था 6 हो गया डिवाइड बाई 2, तो क्या बच गया आपको 1 प्लस 24 और 1 25, तो 5 हो गया √ डिवाइड बाई 2, तो 5 और 1 6/2, 6/2 कितना हो गया 3, आपका 3 होता प्लस माइनस, अगर यहाँ पे माइनस को तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन वो वैल्यू नहीं लेते, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे भी लगा दो तो आपकी वैल्यू प्लस की आएगी 3, नेगेटिव जो वैल्यू आएगी उसको नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि अंडर रूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है? तो डायरेक्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इस चीज का, x या आपका ट्रिक होगा, x की वैल्यू क्या होगी आपकी, कुछ भी मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाए तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 × 16 = 17 √17 3 मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। क्लियर है? डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थोड़ा जोश में रहें, ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं भाई कंसेप्ट के काम चल रहा था, बोरिंग होने का बिल्कुल काम नहीं है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट नंबर 18 गाइज। कई बार क्या होता है कि आप जैसे हम बोलते हैं 1 प्लस x⁻n होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट, 1 प्लस x⁻n एक हो गया आपका कि भाई एक्सपेंशन हो गया। इसे पूछा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप लिखते हो कि भाई जो इतनी पावर होगी उससे एक ज्यादा n+1 टर्म होगी, ठीक है ना। होगी nc0 nc1 nc2 ncn तक बढ़ेगी, तो nc1 से लेके ncn तक तो आपकी n टर्म होगी, nc0 आगे एक वो आपकी 1 होगी, तो n+1 टर्म आ जाती है, ठीक है। इसका भी निकाल सकते हैं 1 + x² का होल स्क्वायर, इसका भी कितनी टर्म होगी 2 और 1। अगर बायनोमियल है तो आप निकाल सकते हो ऊपर की भाई पावर 2 3 आगे टर्म। आप तब क्या करोगे कि अगर मैं बोल लूं कि x + y + z + r इसका पावर n है, तो आप किससे निकालोगे, कि इसकी पावर आपकी 7 है, तो आप कैसे निकालोगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो ये आपकी कैसी है, ना बायनोमियल है ना ट्राइनोमियल, 4 है, तो ऐसे कहीं भी मिल सकती है, मल्टीनोमियल जो बोल सकते हैं आप, मल्टीनोमियल टर्म्स मिल सकती हैं आपको, 2 होंगी तो बायनोमियल, 3 होंगे ट्राइनोमियल, 4 होंगे टेट्रानोमियल, अगर आप ज्यादा हो जाए तो आपकी मल्टीनोमियल हो जाती है। क्लियर है? तो अगर यहाँ से निकालो तो इसका भी एक डायरेक्ट सा मेथड होता है, जैसे मान लो x1 + x2 + x3 + xyn + xm तक, मतलब कि m टर्म्स है ये अंदर, इसकी पावर n हो, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसके लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स n + m-1 c m-1 यूज कर सकते हो इस वाले फॉर्मूला। तो अगर मुझे इसमें निकालने n m m कितने टर्म्स, मतलब कि m टर्म्स, ये मतलब कि m की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो m तो यहाँ पे आपका 4 हो गया, n की वैल्यू 7 होगी, तो उस फॉर्मूले में लिखे तो 7 + 4 11 -1 10c m-1 मतलब कि 4 - 1 3 10c 3 टर्म, मतलब 10 9 8 डिवाइड बाई 3 × 2 3 3 9 2 चौकी 8, तो कितना बनेगा 120 आंसर हो गया, तो 120 टर्म्स बनेगी इसके अंदर। ये आप बाइनोमियल के लिए यूज कर सकते हो, जैसे आपके बोलो 1 + x की पावर 7 होती है, कितने टर्म आएंगे आपको डायरेक्ट पता है कि 7 + 1 8 टर्म्स आएंगे। इससे निकाल के देखते हैं आपकी m की वैल्यू कितनी होगी, 2 ही टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही हैं, m की वैल्यू 7 और m की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 होगी, तो m की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करो, तो 7 + 2 9 - 1 तो 8 c, m की वैल्यू 2 - 1 2 - 1 कितना होगा 1, तो 8 c1 क्या होता है, nc1 कितना होता है n ही होता है, मतलब 8 c1 भी 8 ही होगा, तो टर्म आपकी 8 ही आई बाइनोमियल में, ऐसे इस फॉर्मूले से, मतलब कि जो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये गलत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स होता है गिवन मल्टीनोमियल, अगर मल्टीनोमियल हो तो आप लगा सकते हो, ये बाइनोमियल तो आपको पता ही होता है कि 7 + 1 जो भी होती है n+1 कर देते हो चीज को। क्लियर है? ओके, तो ये भी आप यूज कर सकते हो इस चीज को भी। ओके, नेक्स्ट कांसेप्ट पे चलते हैं। इसी नंबर ऑफ टर्म से एक कांसेप्ट और आ जाते हैं,
आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ डायरेक्ट, ऐसे बोल देगा कि 1 + 2x रेज़ टू पावर 100 + 1 + 2x 1 माइनस 2x रेज़ टू पावर 100, इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो मतलब कि बच्चे थोड़ा सा गुमराह सा हो जाते हैं, अभी क्या करूँ, इसमें 101 होगी, अगर 1 होगी तो इसमें 100 टर्म, इसमें भी 101 टर्म, तो क्या 202 टर्म होगी? नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। क्लियर ना, कि टर्म्स यहाँ पे भी सेम ही तो आएंगे, कई बार तो कई तो सेम ही होंगे, कई घटेंगी। तो इसके लिए भी आप लिख सकते हो फॉर्मूला, जैसे अगर x + a रेज़ टू पावर n है, प्लस में x - a रेज़ टू पावर n है, तो क्या आएगी आपकी? सबसे पहले तो पहली कंडीशन तो n + 2 / 2 इफ n इज इवन। अगर n इवन होगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, और अगर n + 1 / 2 इफ n इज ओड, मतलब आपका क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो प्लस का फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो 1 + 2x टू पावर ये 1 - 2x पावर, मतलब इस फॉर्मेट में बन गया। तो n की वैल्यू यहाँ पे 100 है, और आपका n 100 क्या आपका n की वैल्यू इवन है, तो इस फॉर्मूला का यूज करो, इसका यूज करेंगे। पहले तो बात देखो, प्लस है तो आपका यही लगेगा। अब n इवन है तो इवन के लिए ये लगाओ, तो कितना आगे टर्म 100 + 2 / 2, मतलब कि 101 टर्म्स आएंगे आपकी। नहीं मतलब कितनी होगी? 102 51 टर्म्स आएंगी। तो इसको अगर इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? 51। अगर यही आपका कितना होता 99 होता, तो आप किसका यूज कर लेते? इसका 99 + 1 / 2, तो 50 टर्म्स आ जाते दोनों में। मतलब जितनी पावर यहाँ पे होगी ना उतनी सेम होगी, बीच में प्लस का होना चाहिए, और a + b और a - b ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन फॉर्मेट आपकी ये होनी चाहिए, याद रखना चाहिए, तो इसलिए आप यूज कर सकते हो। देखना n अगर ओड है तो ये फॉर्मूला लगाना है, n इवन है तो ये लगाना। ओके, कटेगा पूरा ही। अगर आप यहाँ पे आप इवन का ओड का लगा देते हो तो क्या 99 + 2 कितना होगा? 101 होगा, तो ऐसे कटेगा नहीं, ऐसे भी याद रखते हो। और यहाँ पे आप अगर इवन का लगा देते हो 102 103 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कटेगा नहीं पूरा। तो ऐसा लिखो कि यहाँ पे इवन का, यहाँ पे ओड का, वो डायरेक्ट। क्लियर है? ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 19। नहीं, इसी में एक चीज और ऐड कर देता हूँ। अगर यहाँ पे x + a की पावर n हो, माइनस हो यहाँ पे x - a की पावर n, तो आपको कैसे यूज करना, दिमाग लगाओ अपना। तो आप सीधे सीधे लिख देना n/2 तो होगा इफ n इज इवन, और n + 1 / 2 इफ n इज ओड। ये आपको दोनों यूज करना है, डायरेक्ट यूज कर लेना दोनों चीजें, ये ट्रिक है दोनों। इसके लिए माइनस हो, तो अगर यहीं पे अगर ये माइनस का होता तो क्या करते, ये कहीं ये 99 होगा, तो मतलब n ओड है, तो इसमें 99 + 1 / 2 ना 50 आ जाते दोनों की टर्म मिला के। ठीक है, क्यों आती है ये? क्योंकि कुछ टर्म्स नेगेटिव भी होंगी बीच में, इसमें अगर ओड पावर होगी तो नेगेटिव होगा, तो इसे कटे भी गा और वो जुड़े भी गा कई बार इसमें। ठीक है ना, ऐसा होता है, इसलिए कट जाती है। तो जो ओवरऑल बचती है उतनी टर्म्स ही बचती है। ओके, ये आपका 19 कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 20। कई बार क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आपसे बोलेगा कि है ना 5 लाइन ऐसी हैं, पैरेलल लाइन से 5 ऐसे, और 5 लाइन ही ऐसे हैं। तो आपसे पूछेगा पता क्या है, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ना। तो ये पैरेललोग्राम कितने बनेंगे? अगर 5 इंटरसेक्ट लाइन, 5 लाइनें ऐसे चल रही हो एक पैरेलल, और 5 इंटरसेक्ट लाइन उनको आपस में कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो उनको, तो उस आपसे पूछेगा कि ये पैरेललोग्राम कितने बनेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है इस चीज से भी। आ जाता है एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यूज करो अपना। देखो, अगर मैं 2 लाइन ऐसे लिखता हूँ, 2 साल पैरेलल कर दी और 2 लाइन ऐसे खींचूं, तो आपका एक ही पैरेललोग्राम बनता है, ये याद रखना। किसी तरीके कर लो आपको पैरेललोग्राम एक ही बनेगा। क्लियर है? अब अगर ज्यादा लाइन देते, 50 लाइन ऐसे हैं 50 ऐसे हैं, तो कैसे कितने नंबर पैरेललोग्राम है? तो उसके लिए आप यूजिंग कर सकते, उसके लिए आप डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लिखें। If m parallel lines are intersecting by
another pair of n parallel lines, then number of parallelograms are कितना होगा आपका, कितना होगा MC2 इंटू NC2। क्यों, आपकी दो साइड m की होंगी यहाँ पे और दो ही आपकी n की होंगी। किसी भी पैरेललोग्राम में बनेगी तो कोई भी पैरेललोग्राम जब आपका बनेगा तो उसमें दो साइड तो m की होंगी और दो ही n की होंगी। तो अगर आप दो साइड ले रहे हो तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूं MC2 लिखूं तो दो ही साइड लिए मैंने MC2 की, m की भी और n की भी दो लिए, दो NCN कितना होता है 1 और ये भी 1। तो आपका पैरेललोग्राम एक ही तो बना था यहाँ पे, ठीक है ना। इसको यूज करते तो इसके अगर सोल्व होता है तो इसकी वैल्यू आती है m इंटू n m-1 इंटू n-1 डिवाइड बाई 4। मतलब कि ये आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि m में से आपकी दो साइडें सिलेक्ट होंगी किसी भी पैरेललोग्राम में और n में से आपकी दो साइडें पैरेललोग्राम में सिलेक्ट होंगी, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा पैरेललोग्राम आ जाता है जितने भी बनेंगे। अच्छा तीन साइड लेता हूँ मैं, तीन साइड में कितनी बनेंगी आपकी, 1 2 3 4, इसमें निकाल सकते हो आप। ऐसे बने तो आपको कितनी 9 बनेगी, तीन साइड ले ली मैंने 3 7 3 हाँ 3 3 9 होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 3 साइड लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 9। तो वैसे तो नहीं हो रहा है, एम पैरेलल लाइंस का लेना था ना। तो आप इसको याद रखें वैसे तो डायरेक्ट पूरा कि आपका MC2 इंटू NC2 होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो ठीक है ना, एक के लिए तो आपका हो रहा है, दो लाइंस के लिए, तो तीन के लिए भी होगा ही जैसे ठीक है। आपको ये डायरेक्ट यूज करना है वैसे, ठीक है ना। मेरे से उस वो चीज तो आपकी देखो नहीं सोल्व नहीं हो पा रही, बट इसको पूरा यूज करना। आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर कि आपके अगर m पैरेलल लाइंस अगर n पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं तो आपके कितने वो बनेंगे, इतने पैरेललोग्राम बनेंगे हुए यहाँ, इतने पैरेललोग्राम। क्लियर है, आप यूज कर सकते हो इस चीज को। ओके मेरे ख्याल से ये होगा। हाँ भाई ध्यान दो इस चीज को, तीन पैरेलल लाइंस होगी आपकी, तीन पैरेलल लाइंस होगी तो आपके 1 2 3 4 तो ये हो गई। फिर आपका एक ये पूरा पैरेललोग्राम 5, ये आपका पूरा पैरेललोग्राम 6, फिर ये पूरा पैरेललोग्राम 7, ये पूरा पैरेललोग्राम 8 और आपका ये पूरा एक बड़ा वाला बाहर वाला 9। ऐसे होंगे पूरे होंगे, ऐसा नहीं कि भाई 4 ही बने आपके। तो आपका ये पूरा ये भी तो पैरेललोग्राम होगा, ये वाला भी, ये आपका पूरा पैरेललोग्राम होगा, ये भी पैरेललोग्राम होगा, ये भी पैरेललोग्राम लिखा आपको पूरा बड़ा पैरेललोग्राम होगा, सारे आगे 9 बनेंगे। ठीक है ना, मतलब वो भी आ जाते हैं, ये सारे छोटे छोटे वाले नहीं, ऐसे भी बनेंगे सारे पैरेललोग्राम, साइड भी अलग अलग हो सकती है। क्लियर है, तो ऐसे होंगे आपके। ठीक है, तो गलत नहीं था, हर एक के लिए एप्लीकेबल है। कॉन्सेप्ट नंबर 21, कॉन्सेप्ट नंबर 21। अगर आपको एन साइडेड पॉलीगन मिलता है, अभी आपको एन साइडेड पॉलीगन मिल जाता है तो उससे आपकी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उसमें से कितनी बनेगी। जैसे कि कोई भी आपको मिल जाता है, जैसे कि हेक्सागोन मिल गया कैसा भी टाइप में, तो अगर आप कहीं भी कट करके कुछ भी करेंगे तो कितने नंबर ऑफ पॉलीगन्स बनेंगे, कितने नंबर ऑफ पॉलीगन्स कि उसके अंदर कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। इफ एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन हो गया आपके पास है, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed in the polygon where no side is common, कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1/6 n इंटू n-4 इंटू n माइनस, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना,
सर एक ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल में तो आप एक ही ट्रायंगल बना सकते हो, कोई और ट्रायंगल थोड़ा ना बनेगी। तो मतलब ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड, तो आपकी एक ही ट्रायंगल बनेगी। देख लेना यहाँ पे 1/6 ट्रायंगल में साइड कितनी? 3 माइनस 1, तो आपके 3 माइनस 4 माइनस का 1 और 3 माइनस ये आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो आपकी एक ही तो ट्रायंगल बनी यहाँ पे, एक ट्रायंगल 3 साइड वाले से। तो ठीक है ना, वहाँ पे कोई साइड कॉमन नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्क्वायर की, तो आप कहोगे स्क्वायर में तो कई साइड्स बन जाती है, कई ट्रायंगल्स बन जाती है ना, ऐसे भी बन गई, ऐसे भी बन गई। अगर स्क्वायर में 4 साइड हो तो 4 माइनस 4 0 हो गया, मतलब कि आपकी तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनी। मैंने क्या बोला कि नो साइड इज कॉमन। अगर आप ये ट्रायंगल बना लेते हो यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल किस में कॉमन आ गया? इस ट्रायंगल में तो कॉमन आ गया ना। अगर ये ट्रायंगल बना लेते हो तो आपका इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड कॉमन आ गई ना। तो ये फॉर्मूला उसी के लिए, किसके लिए? जब कोई भी साइड कॉमन ना हो, तो पेंटागन हेक्सागन जो भी बोले आपको कंडीशन देगा कि वेयर नो साइड इज कॉमन, कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये डायरेक्ट यूज करना आपको, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप यूज करना है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट नंबर 22। कई बार आपको ऐसे बहाने में थोड़ा में एक चीज और बोलता है, ऐसे बोल देगा कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है आपका, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है। इसके अंदर है ना, ऐसे बोलेगा कि कोई pth टर्म है और कोई qth टर्म है, कोई pth टर्म और आपकी कोई qth टर्म है। तो उसमें pth और qth टर्म दोनों इक्वल दे रखे होंगे आपको। तो कई बार आपसे पूछ लेगा अगर pth टर्म और qth टर्म इक्वल दे रखी हैं तो आपको n की वैल्यू बताओ। तो कैसे बोल देगा कि भाई n की वैल्यू दे देगा, ऐसे बोल देगा 1 प्लस एक्स की पावर 8। आपसे बोलेगा pth टर्म आपकी 7th टर्म के इक्वल है, pth टर्म आपकी 7th टर्म के इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वो कौन सी टर्म होगी जो p तो 7th टर्म के इक्वल होगी। तो आपकी वैल्यू कितनी है n? अब आपको इसको डायरेक्ट यूज करना है, जैसे p q, मतलब कि p प्लस q की वैल्यू कितनी होगी आपकी n प्लस 2 के इक्वल होगी। डायरेक्ट मेथड यूज करना आपको। मतलब कि अगर आपसे पूछे pth टर्म तो 7th टर्म के इक्वल है और n की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई, मतलब कि अगर ये कंडीशन देता है यहाँ पे तो इसका यूज ये करना है कि pth टर्म और n टर्म इक्वल है, तो आपकी ये कंडीशन बनेगी। जैसे आपकी pth तो p होगी, q कितनी होगी यहाँ पे 7 होगी, n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। मतलब कि pth टर्म 7th टर्म 3rd टर्म के इक्वल होगी यहाँ पे। अगर 1 प्लस एक्स टू पावर 8 के एक्सपेंशन के अंदर pth टर्म 3rd टर्म और 7th टर्म आपस में इक्वल होगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कहीं भी बोलेगा लंबी लेंथ के लिए बोले 1 पर 700, ऐसे पूछेगा कि 17th टर्म किस टर्म के इक्वल होगी, ऐसे पूछ सकते हैं। आपको n की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि भाई यहाँ पे 18th टर्म और 23 टर्म दोनों आपस में इक्वल हैं, तो n की वैल्यू निकालो, फिर उसकी n की वैल्यू निकालो, क्या आएगी आपकी 18 प्लस 23 इज इक्वल टू n प्लस 2। तो इसको अगर ऐड करूँ तो आपकी कितनी वैल्यू आ रही है 33 और 8 41 में से 2 गया तो आपका 39। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब 39 टर्म है। 18th और 23 आपकी टर्म इक्वल मिलेगी, 18th टर्म और 23rd टर्म आपकी इक्वल मिलेगी, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कई बार। ये क्वेश्चन होने के बेस पे आपकी ट्रिक तैयार की गई है, जो क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इन डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं आप। क्लियर है? क्योंकि ये आपको टाइम की बचत देंगे और आप जो क्वेश्चन पे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें आपकी मदद करेंगे कि आप उसमें पूरा टाइम दो, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको अगर लेंथी है ना, तो इसके लिए बाकी क्वेश्चन के अंदर आप शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज कर सकते हो। क्लियर है? ओके, ये आपकी कंसेप्ट नंबर 22 क्लियर हो चुका है। क्लियर है? तो आज के लिए इतने कंसेप्ट अच्छे हैं। ओके, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है ना। बाकी की बातें कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।